क्लासिफिकेशन और रैशनलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। सेबी के जो नए नियम आए हैं वो अक्रॉस कैटेगरीज हम देख रहे हैं। भले ही आपके पास इक्विटी स्कीम्स हो, डेट हो, एक नई लाइफ साइकिल फंड को जो इंट्रोड्यूस किया गया है, काफ़ी अहम बदलाव। कैसे देखते हैं आप एक नियमों को, और आपके मुताबिक क्या एक इम्पॉर्टेंट टेक अवे निकल के आ रहा है? सबसे पहले शुरुआत इसी से करते हैं। तो पहले चीज मैं कहूंगा कि यस, ये बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस हैं जो बहुत सालों के बाद कर रहे हैं। नंबर 2, बिग टेकअवे आपने पूछा, तो बिग टेकअवे है कि इन्वेस्टर को क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी और जो एक अपॉर्चुनिटी का विंडो को बढ़ा दिया है। जैसे आपने बताया कि लाइफ साइकिल वाले फंड या सेक्टरल डेट फंड, ये पहले अलग कैटेगरी नहीं थे, अब दिया है उनको एक अलग स्पेस। मगर जो सेक्टरल थीमेटिक स्पेस में आपने देखा कि ढेर सारे एएमसी सबको कोई कोई नाम देके थीमेटिक के अंदर तरह के स्कीम लॉन्च कर रहे थे, वो अल्टीमेटली सेम चीज को पलट कर दूसरे नाम पे डालना, क्वालिटी फंड, मोमेंटम फंड, बिजनेस साइकिल फंड, ये थीमेटिक स्पेस। क्योंकि पहले जो नियम लाया था सभी ने क्लियरली बताई थी कि लार्ज कैप, मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप ऐसे चीजों, मगर जो थीमेटिक का स्पेस खुला रखा था उन्होंने, कोई भी एएमसी एक थीमेटिक नाम लेकर कुछ भी तरह की स्कीम उसमें लॉन्च कर सकती थी। मगर अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स तो लिमिटेड है एक तरह से, तो इसलिए अब नियम दिया गया है कि 50% से ज्यादा ओवरलैप, लार्ज कैप को क्षेत्र को छोड़कर 50% से ज्यादा ओवरलैप नहीं होगा। तो ये इन्वेस्टर को बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि अगर नया स्कीम कोई लॉन्च हुआ तो उसका कंप्लीटली डिफरेंट होगा रुख, और उनको एक चॉइस होगी कि अपने ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए एक अलग रास्ता है। और फाइनली मैं कहूंगा कि एग्जिस्टिंग स्कीम्स भी ऐसे ओवरलैप में चल रहे हैं, तो 3 साल का मुहूर्त दिया गया है जिसके अंदर उनको उसको बदलना होगा एंड ओवरलैप को कम करना होगा। ओके, एक इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट अपडेट है, लेकिन एक जो मुझे आपसे समझना है, बैलेंस हाइब्रिड कैटेगरी को एक नया फॉर्मेट दिया गया है। इक्विटी को जो है 40 से 60% और आर्बिट्राज यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। ये टैक्सेशन को लेकर बहुत बड़ा ब्लो, कैसे इसको हमें देखना चाहिए? तो अब इक्विटी लेना हो तो लॉन्ग इक्विटी लेना होगा, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट अहम बात है। क्योंकि आर्बिट्राज एक तरह की क्या कहते हैं, वो जो वॉलेटिलिटी है मार्केट उसका फायदा उठा रही है, और जेन्युइन अंडरलाइन इक्विटी में लॉन्ग पोजीशन नहीं ले रहे हैं। तो आर्बिट्राज को लेकर इक्विटी इस्तेमाल करना एक तरह से डेट ट्राइक रिटर्न्स विद इक्विटी टैक्सेशन का बेनिफिट मिल रहा था। तो आप कह रहे हैं नहीं आप इक्विटी दिखा रहे हैं, इक्विटी का टैक्सेशन, तो इक्विटी लीजिए। तो मैं ये भी एक क्लैरिटी वाली बात है, यस एक झटका है, क्योंकि बहुत सारे स्कीम्स जो अपने हिसाब से थोड़ा एक डेट ओरिएंटेड लेस वॉलेटिलिटी वाला रिटर्न देकर इक्विटी टैक्सेशन का बेनिफिट देने की कोशिश कर रहे थे, उनको जरूर ये झटका लगा है। अब क्लैरिटी होगा कि अगर आपको इक्विटी टैक्सेशन दे रहे हैं तो इक्विटी ओरिएंटेड लॉन्ग एक्सपोजर लेना पड़ेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि शायद कुछ एजेंसीज के लिए ये एक मुसीबत होगी कि वो पिच कर रहे थे कि इसको बीच में, क्योंकि एक तरफ ये डेट की तरह है मगर इक्विटी का टैक्सेशन मिलेगा। यानी जैसे मैं इसका कंपैरिजन करूं तो इट इज लाइक हाइब्रिड, जो नाम कहते हैं ट्रूली हाइब्रिड था, मगर अभी क्लैरिटी आ गई है कि भैया इक्विटी का टैक्सेशन ले रहे हैं तो इक्विटी का रिस्क भी ले लो ना। वही हो जाएगा ना, बिकॉज मेरे ख्याल से जो एक हाइब्रिड स्कीम और जो हाइब्रिड थीम को बेचने का बहुत बड़ा एंगल था वो यही था कि यहाँ पे जो है आप अगर कंजर्वेटिव भी जा रहे हैं टोटली हाइब्रिड में तो भी उसका टैक्स ट्रीटमेंट जो है पूरी तरह से इक्विटी होगा। लेकिन कमिंग बैक टू लाइफ साइकिल फंड्स, ये जो एक इंट्रोडक्शन है, यहाँ पर टारगेट मैच्योरिटी 30 साल, 20 साल, 25 साल, 15 साल रखी हुई है, मतलब 5 से लेकर 30 साल तक का ब्रैकेट रखा हुआ है। आपको इनवीट्स में मौके मिलेंगे निवेश करने के, आपको तमाम तरह की एसेट क्लासेस में जो है निवेश करने का मौका दिया जाएगा, इक्विटी, हाइब्रिड, इनवीट्स और कमोडिटीज के साथ साथ। अब इनको हमें कैसे देखना चाहिए? और जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, मेरे ख्याल से बहुत पिकअप नहीं हुआ था जहां तक हम रिटायरमेंट स्कीम्स की बात करें सर, म्यूचुअल फंड्स के तहत जो आते हैं, उनको लेकर जागरूकता कम थी निवेशकों में, लेकिन अब उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया। उसमें कोई नया वो नहीं होगा, निवेश नहीं दिया जाएगा। अब हैविंग सेड दैट, लाइफ साइकिल को कितना नया तो है ही ये प्रोडक्ट, लेकिन हमें इसको अब कैसे देखना चाहिए? ये किस किस जगह को रिप्लेस करेगा, कौन कौन सी तरह की स्कीम्स को रिप्लेस करेगा? नहीं, ये एक्चुअली म्यूचुअल फंड स्कीम्स को कुछ को नहीं रिप्लेस करेगा, क्योंकि आज के दिन में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स एक 10 साल 20 साल की एसआईपी करके रेगुलर फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप फंड्स में उनको रिटायरमेंट प्लानिंग उसके तरह कर रहे थे, इसलिए उनको स्पेसिफिक चिल्ड्रंस फंड या रिटायरमेंट फंड का एक एडवांटेज नहीं था, क्योंकि उन्होंने एसेट एलोकेशन डिस्ट्रीब्यूटर्स कर रहे थे। अब ये लाइफ फंड में फंड मैनेजर कर लेगा एसेट एलोकेशन,
तो ये अच्छी खबर है, मगर इसको भी टाइम लगेगा लोगों को समझने में, क्योंकि आप लॉक्ड इन रहते हो और आपकी लाइफ की स्टेज के बेसिस पर आपका एस्ट्रोलोकेशन फंड मैनेजर बदलेगा। पर कॉन्सेप्चुअली ये साउंड अट्रैक्टिव है कि आज के दिन में लोग उतना 20-30 साल सोचते नहीं है। और एक तरफ आउटसाइड द इंडस्ट्री एनपीएस एक स्कीम है जो रिटायरमेंट के लिए प्रमोट किया जा रहा है थ्रू पीएफआरडीए। तो मेरा मानना है कि एक नई प्रोडक्ट है जो पीएफआरडीए के प्रोडक्ट्स के साथ कम्पीट करेगी, और उतना आसान नहीं होगा इसको बेचना, क्योंकि इसका समझना इतना आसान नहीं है। तो इसको भी वक्त लगेगा। मैं समझता हूँ कि ये एक फार साइटेड प्लानिंग है। शायद 5 साल के बाद इसका एक पिकअप होगा जब अवेयरनेस, फाइनेंशियल लिटरेसी सब इम्प्रूव होती है। इसका अवेयरनेस अभी तक कोई 20-30 साल अपने रिटायरमेंट प्लानिंग का उतना नहीं सोचता है, मगर जरूरी है जरूर लोग इक्विटी मार्केट का इस्तेमाल करके अपने लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करें। तो आज काम डिस्ट्रीब्यूटर एसेट के थ्रू कर रहे हैं। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को एक और भी मौका है कि करो, देखते हैं आने वाले दिन में ये कितना स्पीड पिकअप करता है। मेरे ख्याल में इसका थोड़ा वक्त लगेगा। बाकी सवाल मुझे आपसे पूछना है क्योंकि समय मेरे पास यहाँ पे सीमित है। अब ये समझना है मुझे, देखिए 3 साल का समय तो दिया गया है यहाँ पर एएमसीज को पोर्टफोलियो को ठीक करने में और ओवरलैप कम ना हो, स्कीम्स को मर्ज करना पड़ेगा। सबसे बड़ा हिट ये सभी नियम को लागू करने में हम किस तरह की एएमसीज की बात कर रहे हैं? टॉप 5 एएमसीज को सबसे ज्यादा यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में सुधार करना पड़ेगा इन नए नियमों के तहत, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर 44-45 फंड हाउसेस की हम बात कर रहे हैं, सभी के पास सभी तरीके की स्कीम्स नहीं है। जो नई है वो तो खैर उनके पास कम क्वांटिटी की स्कीम्स होगी, लेकिन मैं अगर टॉप 5 एएमसीज की बात करूं जिनके ऑलमोस्ट हर कैटेगरी में म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, उनको टाइम लगेगा। वहां पर हम देखेंगे कि ये प्रोसेस लंबा जाएगा। हाँ बिल्कुल, बिकॉज जो टॉप 5 एएमसी से टॉप 5 नहीं कहूंगा, टॉप 10 में भी कहूंगा, क्या है कि उन्हें जल्दी से अपना जो स्कीम का 23 स्कीम का कैटेगराइजेशन था उसको भरा दिया, और इसलिए नए स्कीम लॉन्च करने के लिए उनको थीमेटिक रूट करना पड़ा। इसलिए वहां पर उन्हें कई तरह के थीमेटिक लॉन्च किए, पर जैसे ओवरलैप का कोई नियम नहीं था, तो ऑलमोस्ट पोर्टफोलियो देखे तो सभी सिमिलर थे। तो नेचुरली लार्जर एएमसीज को इन स्कीम्स को मर्ज करके हटाना होगा। और मगर एक चीज है कि लार्ज कैप को एक्सेप्ट किया गया है, तो खाली स्मॉल एंड मिड कैप क्षेत्र में जो ओवरलैप है उसी को कम करना पड़ेगा, क्योंकि NSE 500 इंडेक्स में ही आपको 75% तक लार्ज कैप स्टॉक ही है। तो अगर वो बेंचमार्क है आपके फंड का, तो आप 75% तो लार्ज कैप में रखेंगे। तो एक राहत है कि लार्ज कैप्स को इससे हटा दिया है, तो वो एक रिलीफ होगा। मगर उसके अलावा यस, लार्जर साइज एएमसीज का बहुत सारी स्कीम्स थीमेटिक जो लॉन्च किए थे उनको, ये स्कीम्स को रैशनलाइज करके तो शायद मर्ज भी करना होगा 3 साल के अंदर। ऑलराइट सुनील सर, सवाल तो बहुत है लेकिन चलिए मेरा समय समाप्त होता है। विस्तार से फिर से जुड़ेंगे आपसे और इस पूरे मसले पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल शुक्रिया, आपने समय दिया और ये पूरा मामला आसान भाषा में समझाया हमारे दर्शकों को। चलिए, तो ये म्यूचुअल फंड को लेके जो नए नियम आए हैं इसकी पूरी पेशकश आप आज शाम को 6:30 बजे बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में भी देख सकते हैं। हम एक्सक्लूसिव चर्चा करेंगे इस पर और आपके सवालों के जवाब भी देंगे। लेकिन चलिए